अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और अभी फिलहाल इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी कराऊंगा और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है या फिर हमारे पास सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है वो भी हम देखने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी क्या होती है वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स और एक है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे इनफॉर्मल तरीका, यानी कि जिसको हम एक रफ तरीका कह सकते हैं समझने का कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होता है, कंटिन्यूअस, कोई चीज़ लगातार चलना। तो वही सेम चीज़ हमारा मैथ्स में भी अप्लाई होती है। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे कि मैंने मॉडुलस फंक्शन लिया, इसका जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं, ग्राफ आपको आना चाहिए जो कि होता है हमारे पास वी शेप का, ये हम क्लास 11th में से करते हुए आ रहे हैं। क्या होता है, फंक्शन में 0 रखा आपको 0 मिलेगा, यानी कि 0,0 का एक पॉइंट। वैसे ही 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, और अगर नेगेटिव के रखे तब भी हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके का हमारा शेप रहता है मॉडुलस फंक्शन का। अब देखो, जब मैंने ये फंक्शन बनाया, इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ करा, तो ये क्या था, कंटिन्यूअस था, यानी कि मैंने बिना पेन लिफ्ट करे इस ग्राफ को कंप्लीटली बना पा रहा था। तो इस तरीके के फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। ये एक इनफॉर्मल तरीका है। फॉर्मल तरीके में हमारे पास कंडीशन रहती है जिसको अभी हम देखेंगे। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसको कि आप वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म भी कह सकते हो, जो कि हमने पढ़ी थी क्लास 11th में, जो कि होती है अपवर्ड्स पैराबोला। तो अगेन इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके का जाएगा, और ये क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि बिना पेन लिफ्ट करे मैं इसका ग्राफ कंप्लीटली ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके के हमारे पास जो भी फंक्शन रहेंगे सारे के सारे होते हैं कंटिन्यूअस। अब देखो होता क्या है, हमारे पास जो फॉर्मल तरीका है, यानी कि जो डेफिनेशन कहती है मैथ्स की डेफिनेशन, तो वहाँ पे हमें कंडीशन होती है जो बार बार हमें प्रूफ करनी होती है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ अभी फिलहाल समझाने के लिए x-4, और आपको एक पॉइंट दे दिया गया, मैं ले लेता हूँ a, उसका नाम ले लिया, और आपसे पूछा गया क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप हमेशा इस कंडीशन को यूज़ करोगे। आप क्या करोगे, इस फंक्शन की लिमिट निकालोगे उस ए पॉइंट पे, और उस फंक्शन की वैल्यू निकालोगे उसी पॉइंट पे, और अगर वो दोनों की दोनों बराबर आ रही होगी तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें हर बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना बनाने को आता है, हमें हमेशा इस कंडीशन को प्रूफ करना होता है। अब देखो, लिमिट निकालते हुए हमें दो चीज़ें निकालनी होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कि हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स। अभी मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कुछ। और एक रहता है आर एच एल, जिसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। तो कुल मिला के इस बात को हम इन दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो ही हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे उस फंक्शन की। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लिमिट का क्या मतलब होता है, डिटेल में नहीं बताऊंगा बट थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-1/x-4, और मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी, यानी कि आप इस फंक्शन में क्या रखने जा रहे हो, 4 रखने जा रहे हो। अब आप जब इस फंक्शन में 4 रखोगे तो नीचे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन का केस हो जाता है। तो अगर आप इसमें 4 रख रहे हो तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू आप नहीं दे पाओगे। तो मैंने आपसे कहा चलिए एक काम करिए, 4 पे ना देते हुए 4 के आसपास आप इस फंक्शन की वैल्यू निकाल कर दो। ठीक है, 4 से पहले आता है 3 और उसके बाद आता है 5। 4 से थोड़ा सा पहले, ऐसा नहीं कि 3 पे जाना है आपको, तो 4 से थोड़ा सा पहले 3.999 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि आप निकालने जा रहे हो 3.9 पे, और 4 के थोड़ा सा आगे, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 4.0001। तो इस तरीके से आप ले सकते हो कोई भी नंबर। अब आप जब 3.9 इस फंक्शन पे रखते हो या फिर 4.001 इस फंक्शन में रखते हो, तब नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं बनेगा, और वहाँ पर आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी जो कि डिफाइंड रहेगी। तो लिमिट का मतलब यही होता है। लिमिट का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन पड़ा है और किसी पॉइंट पे आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट के आसपास, बिल्कुल नज़दीक उस पॉइंट के आसपास उस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, ट्राई कर रहे होगे एटलीस्ट। तो इसी चीज़ को मैथ्स में क्या बोला जाता है, लिमिट बोला जाता है।
और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी कि हम उस फंक्शन की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में पढ़ी है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे कि ये 4 है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लूँ तो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से इसकी तरफ को अप्रोच करते हैं, तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको कि डिनोट करने का तरीका होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के ऊपर नेगेटिव। सिंबल है कि हम उस ए की तरफ बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड से। और अगर RHL निकाल रहे हैं उसका मतलब रहता है कि उस पॉइंट की, जो भी ए लिया है हमने, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं राइट डायरेक्शन से, और उस फंक्शन की हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। निकालनी अल्टीमेटली वैल्यू है बट आसपास। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे FA। इस बात का यही मतलब है कि उस पॉइंट को उठाओ और उस फंक्शन पे रखो और वहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल कर दो। तो इस तरीके का जहाँ पे भी फंक्शन रहेगा वो हमारे पास अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, ये तीनों की तीनों बराबर मिल रही होगी, तो उस तरीके के फंक्शन हमारे कंटिन्यूस हो जाएंगे। और यही कंडीशन का हमें बार बार यूज़ करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब मैं यहाँ पे कुछ अलजेब्रा बताता हूँ। अलजेब्रा इन्हीं तरीके के फंक्शन में काम आएगी। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं जो कि कंटिन्यूस हैं, ऑलरेडी कंटिन्यूस आपको दे रखा है, तो अगर आप उनका सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीजन करो, बट डिवीजन में एक चीज़ ध्यान रखना, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि समथिंग अपॉन जीरो नॉट अलाउड, तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एक फंक्शन f(x) = x और दूसरा फंक्शन दे दिया g(x) = sin x। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन ऑलरेडी क्या रहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस इस वजह से है क्योंकि ये इन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अभी मैं एक नोट लिखाऊंगा जहाँ पर मैं वो सारी बातें, यानी कि वो सारे फंक्शन आपको ऑलरेडी बता दूंगा जो कि कंटिन्यूस होते हैं। और अगर कहीं पे 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको एक फंक्शन दे दे f(x) = x² या फिर कुछ भी, और वहाँ पर आप डायरेक्ट जज कर पाओ कि ये कंटिन्यूस होगा या नहीं, बस उसके लिए काम आने वाला है। अदरवाइज आपके पास ये चीज़ पड़ी है, बट 1 मार्क्स में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जनरली इसी तरीके के फंक्शन रहेंगे जो आसान रहेंगे, जिसको कि आप पहले ही जज कर पाओगे कि वो कंटिन्यूस होने वाला है या नहीं। अभी मैं एक नोट लिखाऊंगा, तो अभी फिलहाल इसको समझते हैं। f और g दो फंक्शन हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अभी कंटिन्यूस रहे होंगे, इसका मतलब ये होगा, अगर इनफॉर्मल तरीका देखा जाए, कि इनका जो भी ग्राफ बनेगा वो लगातार बन रहा होगा। जैसे कि f(x) = x की बात करूँ, जिसको कि आप y = x भी कहते हो, और अगर इसकी लाइन बनाते तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है जो ओरिजिन से जाती है इस तरीके की, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी, तो वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। sin x का भी ग्राफ हमारे पास कर्व तरीके का रहता है, वो भी क्या जाता है, कंटिन्यूस। तो अगर आप इनका डिवीजन करो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी करो, वो भी हमारे पास क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब नोट में आप एक चीज़ लिख लेना कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, अब जैसे कि ये x था, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1। पॉलिनोमियल का मतलब होता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी डिग्री हो, वो सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो या फिर टेन फंक्शन हो, और उसके अलावा कांस्टेंट फंक्शन, और अभी अभी मैंने लिया था मॉडुलस फंक्शन, तो ये सारे के सारे फंक्शन हमेशा क्या रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। अगर इस तरीके के फंक्शन आपको 1 मार्क्स में दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो आंख बंद करके बिना इस कंडीशन का यूज़ करते हुए आप हमेशा कहोगे कि ये हमेशा कंटिन्यूस रहने वाले हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक नोट है जो कि आप लिख सकते हो, काम आएगा, तो इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल बता देता हूं, जहां पे जैसे कि मैंने अभी कंटिन्यूस के 2 ग्राफ में आपको एग्जांपल बताया, वैसे डिसकंटिन्यूस का देख लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ और एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है समझाने के लिए। अच्छा, अगर डिसकंटिन्यूस है कोई फंक्शन, ये तो मैं इन्फॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, बट अगर आपको मैथमेटिकली शो करना है और ये चीज़ वहाँ पर गिवन है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो भी लिमिट आप निकाल रहे होगे उस फंक्शन की उस फलाना पॉइंट पे, और उस फंक्शन की वैल्यू उस फलाना पॉइंट पे वो बराबर नहीं आ रही होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या फिर फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे कोई ना कोई नॉट इक्वल आ रहा होगा, तो वो ऐसे फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यूस कहलाएंगे। तो सिंपल सी कंडीशन है, क्वेश्चन आएंगे इसके भी, वहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और भी अच्छे से। यहाँ पर मैं इनफॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि कैसे मैं कह पा रहा हूँ कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने वाला है। देखो, पहले तो ये रीड करना आना चाहिए। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे फंक्शन आपको ब्रेक करेगा, और जब तक आपको रीड करना नहीं आएगा कि फंक्शन कह क्या रहा है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो देखो, कहता ये है कि फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यानी कि f(x) = हमारे पास 1 होगा। कब? जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी आप पुट करोगे इस फंक्शन में। अब देखो, 0 या 0 से छोटी, आपने इसमें चलो 0 रखा,
आपने 0 रखा, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि कैसा पॉइंट मिला, 0,1 का पॉइंट मिला। अब यहाँ पे देखो कि 0,1 का पॉइंट होता कहाँ पे है, यहाँ पे होता है, ये है मेरे पास 0,1 का पॉइंट, यानी कि वाई एक्सिस पे 1 चल रहा है और एक्स एक्सिस पे 0, तो ये है 0,1। ठीक है, इसी तरीके से आप नेगेटिव वैल्यूज रखना शुरू करो, यानी कि माइनस का 0.1, माइनस का 0.2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, कुछ भी रखते रहो। आपको हर बार जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1 मिलने वाली है। तो यानी कि आपके पास कुछ इस तरीके के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, जो कि क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे। ठीक है, तो आधा काम तो पूरा हुआ। दूसरी बात कहता है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रहेगा हमेशा जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी भरनी शुरू करोगे। अच्छा, 0 से बड़ी यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जब आप रखनी शुरू करोगे तो आपको हर बार वैल्यू 2 मिलने वाली है। यानी कि मान लीजिए आपने 0.1 रख दिया, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अगर मैंने इसको 1 लिया है तो ये क्या है, मेरे पास 2 है, तो समवेयर हेयर एग्जिस्ट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे ये इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि 1 पे भी 2 देगा, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, इस तरीके से प्रोसीड करेगा। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो है 0,2, ये इंक्लूड नहीं होने वाला यहाँ पे। तभी मैंने क्या बनाया, तो छोटा सा होल टाइप का बना दिया। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि 0,2 का पॉइंट इस फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें 0 रख रहे हो ये 1 दे रहा है, जो कि आपने यहाँ इंक्लूड करवा दिया। ये है 0,1 का पॉइंट, तो इस वजह से वो एक्सक्लूडेड है। अब देखो, ये जो फंक्शन मैंने अभी भी ड्रॉ करा, क्या है इसमें, जब मैं ड्रॉ करने गया तो मुझे क्या करनी पड़ी, जो अपने मार्कर है इसको लिफ्ट करना पड़ा। इनफॉर्मल तरीका है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ब्रेक हो रहा है, सिंपल सा ब्रेक हो रहा है। तो यही होता है डिसकंटिन्यूटी, और इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम करेंगे इसके जस्ट बाद। तो चाहे तो इसको नोट करो या फिर स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये मैंने 2017 से लिया है, जो कि 1 मार्क्स में पूछा गया है। और क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के रहते हैं, जहाँ पे फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे है। अब इस चीज़ को आप रीड कर पाओगे तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करोगे, बट ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मैंने अभी आपको रिवाइज करवाई थी उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़ उसी का करना है। बट यहाँ पे जो चीज़ें फंक्शन ब्रेक करने का तरीका है या फिर उस चीज़ को लिखने का तरीका है फंक्शन को, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी उस चीज़ को क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है और हमें डिटरमाइन करनी है k की वैल्यू कहाँ पे, 3 पे, यानी कि 3 पे कंटिन्यूस है। अच्छा, कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन मैंने बताई थी वो सेटिस्फाई हो रही होगी। कंडीशन है कि लिमिट निकालेंगे 3 पे और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, दोनों बराबर आ रही होगी। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड इसका मतलब कि ये जो लिमिट है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होती है। तो अगर इसको मैं फर्दर लिखूँ तो कुछ ऐसा लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, जो कि डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को। और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट fx, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे, ये तीनों चीज़ें क्या आ रही होंगी, बराबर आ रही होंगी। तो यानी कि इन्हीं 3 कंडीशन का यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, मैं पहले राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, यानी कि इसको फाइंड करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि क्या यूज़ करके हम वहाँ से k की वैल्यू निकाल पा रहे हैं या नहीं। अब देखो, राइट हैंड लिमिट निकालने का क्या तरीका है, ये है 3। अब हमें क्या करना है, राइट साइड से, यानी कि इधर की साइड से 3 के राइट से अप्रोच करना है 3 की तरफ। एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू नहीं निकाल रहे, यानी लिमिट का मतलब यही होता है, 3 पे नहीं निकाल रहे, उसके आसपास निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन के पास जाओ, फंक्शन को भी रीड करना आना चाहिए। फंक्शन कहता है कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा इस पूरी चीज़ के, कब, जब भी x की वैल्यू 3 नहीं होगी। अच्छा, 3 नहीं होगी तो क्या होगी, 3 के अलावा कुछ भी पॉइंट ले लो। उन सभी केसेस में आपको फंक्शन पिक करना है पहला वाला, इस बात का यही मतलब है। दूसरा वाला देखो, दूसरा कहता है कि अगर आप x की वैल्यू 3 पिक कर रहे हो तो आपके लिए जो फंक्शन का काम करेगा वो कौन करेगा, k करेगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू k रहेगा। तो ये बात है इस फंक्शन की। अब देखो, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या है, पहले तो मैं यहाँ पे डिनोट करने का तरीका लिख लेता हूँ, जो कि होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। इसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें h को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। h क्या होता है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जो कि 0 की तरफ टेंड करती है। अगर इससे पहले आपको ये चीज़ आपने रटी हुई थी तो आपको रटना नहीं है, आप ये वीडियो देखो, आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि h टेंड्स टू 0, फिर फंक्शन की वैल्यू इस h पे, ये सब क्यों करते हैं और इस बात का क्या मतलब है, ये करा जाता है फंक्शन की वैल्यू 3 प्लस h पे। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखना हुआ क्या, जैसा कि मैंने बताया, लिमिट का मतलब है 3 के आसपास हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी फिलहाल जो मैंने केस लिया है वो लिया है राइट हैंड लिमिट का, यानी कि 3 के राइट में मैं कोई एक पॉइंट लूंगा जिसको कि इस फंक्शन में मुझे रखना है।
ठीक है। अब 3 के आगे जाना है, 3 के आगे अगर मुझे गिरना है तो मैं इसमें कुछ ना कुछ ऐड करूंगा, 3 में कुछ ना कुछ ऐड करूंगा और इतना छोटा ऐड करूंगा कि वो 3 के मैं थोड़ा सा नज़दीक रहूं। मैं 3 के आगे तो बढ़ रहा हूं, राइट साइड में बढ़ रहा हूं, बट थोड़ा सा बढ़ रहा हूँ। उस थोड़े से बढ़ने को मैं क्या दे देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ 3+h का। 3+h ही तो कहूँगा, और h मैं क्या ले रहा हूँ, एक छोटी सी क्वांटिटी ले रहा हूँ जिसको कि मैं 3 में ऐड कर रहा हूँ, और ऐड करने पे मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। और कितना बढ़ूँगा, बहुत ही कम डिस्टेंस, कहाँ से, 3 से। तो इसका मतलब इस बात को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है जो 0 की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ कहाँ पे, 3+h पे, यानी कि उस h को मैंने 3 में ऐड कर दिया। 3 में जैसे ही मैंने ऐड करा, मैं 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उस पॉइंट को मैंने पकड़ा और इस फंक्शन में मैं अब रखने वाला हूँ। तो इस कंप्लीट बात का ये मतलब होता है। तो आज से पहले अगर आपने वो चीज़ें रटी थी तो रटना छोड़ो, क्योंकि रटने से अगर आपने अभी कर लिया बाय चांस, पेपर में जाने पे आप हो सकता है कि भूल जाओ, और अगर ये स्टेप आप भूले, स्टेप मार्किंग है, वहाँ से आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 3+h लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद सिंपल वही कैलकुलेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 3+h पे। अब देखो जैसा कि मैंने बताया, अब फंक्शन कौन सा पिक करोगे, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला करेंगे, क्योंकि पॉइंट आपने क्या लिया है, 3+h, 3 से आगे गए हो ना, 3 से आगे गए हो, उसने बोला 3 के अलावा कोई भी पॉइंट आप लोगे, आपको ये पिक करना है, तो हम यही पिक करेंगे। अच्छा, फंक्शन में आप t रखोगे तो क्या हो जाएगा, t+3 का स्क्वायर -36/t-3। अगर आप फंक्शन में 3+h रखने जा रहे हो तो आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 3+h रख देंगे। तो रख देते हैं, x की जगह पे हो जाएगा 3+h+3 का होल स्क्वायर -36 x -3 है, तो 3+h-3। अब क्या ध्यान देना होता है, लिमिट जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा है और 12th में भी आपने पढ़ा होगा, हम तो अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर a/0 यानी समथिंग अपॉन 0 या फिर 0/0 का केस बन रहा हो तो ये हमारे लिए नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉट डिफाइंड रहते हैं, अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं करे, तो ये हमारे लिए एक्सक्लूडेड रहते हैं, यानी कि ये चीज़ हमें नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी मिले, 0 मिले, प्लस पॉजिटिव मिले, नेगेटिव मिले, वो सब कुछ हमें चलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हमें काम करना होता है, जितना हो सके इसको सॉल्व करो, उसके बाद आखिर में जाके h की वैल्यू रखो और कोशिश करो कि नीचे से जो h है वो हमारा हट जाए। तो अभी फिलहाल हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 3+3 6+h का होल स्क्वायर बनेगा, जिसको कि मैं फॉर्मूले से ओपन कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3+h का होल स्क्वायर बनेगा, सॉरी 6+h का होल स्क्वायर 36+h² प्लस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 12h -36 अपॉन में h, अपॉन में h। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 36 से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब इसके बाद h को मैं ऊपर वाले से कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर वाले से h कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, h+12 अपॉन नीचे h, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, नीचे से h हट जाए। अब हट गया, उसके बाद h+12 दिख रहा है, अब h की वैल्यू 0 रख दो, h टेंड्स टू 0 जा रहा था, यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी थी, तो हम उसको 0 ही मान लेते हैं। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अब 12 मिलेगी। तो यानी कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट सॉल्व करी, हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। अब देखो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट 12 पता चल गई, तो लेफ्ट हैंड भी तो वही आ रही होगी, क्योंकि उसने बोला कंटिन्यूस है। अच्छा, जो फंक्शन की वैल्यू 3 पे रखोगे वो भी हमें कितनी मिल रही होगी, 12 मिल रही होगी। तो एक बारी इस फंक्शन में 3 रख के देखते हैं। अच्छा, इस फंक्शन में जब आप 3 रखोगे तो आपको मिलेगा k, तो फंक्शन में 3 रखने पे k मिल रहा है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और वही हमें फाइंड करना था। अब ये तीनों चीज़ें बराबर थी, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों बराबर थी। तो यहाँ से मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ कि k बराबर रहेगा 12 के, बिकॉज ये क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं जो कि आप लिख सकते हो, बट ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन लिखी हुई है, हमें ये वैल्यू पता चली और ये इसके बराबर है, तो हमने तुरंत लिख दिया k = 12। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वजह से 1 मार्क्स में दिया है, बट सिंपल इसलिए है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें जो भी स्टेप हैं वो समझ समझ के लिखे हैं। आप भी ऐसा ही करिए, समझ समझ के सारी चीज़ों को नोट करिए। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जो कि 2016 का है। तो अगला क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है और ये आपको मिला है 4 मार्क्स में। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें दोनों ही निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें p और q की वैल्यूज़ मिलेगी। अच्छा, p और q की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन ये गिवन है
कंटिन्यूस है कह रहा है x इक्वल्स टू पाई बाई टू पे। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। कंटिन्यूस है इसका मतलब जो लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है पाई बाई टू पे दोनों ही बराबर आ रही होगी। अब इस लिमिट को हम ब्रेक करेंगे, एक तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे और वहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल कर लाएंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे निकाल के देख लेता हूँ कि कितनी मिल रही है। देखना, ये फंक्शन है, ये कहता है अगर पाई बाई टू से छोटी वैल्यूज़ अगर आप इस फंक्शन में रख रहे हो तो आपको ये पहला फंक्शन पिक करना है। अगर आप पाई बाई टू रख रहे हो तो आपको पी लेना है, और अगर आप पाई बाई टू से बड़ी वैल्यूज़ रख रहे हो तो आपको दूसरा जो तीसरा वाला फंक्शन है वो पिक करना है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अगर फंक्शन में आप पाई बाई टू रख रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, पी मिल रहा है। तो यानी एफ पाई बाई टू किसके बराबर होगा, पी के बराबर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है, जब भी आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी मिल रहा होगा। तो इसी बात का हम यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट को। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव एफ एक्स। सही है, यही बात है, यानी कि पाई बाई टू से छोटा। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये है सपोज दैट हमारे पास पाई बाई टू और हम इस लेफ्ट साइड से क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट निकाली थी। अब उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि फंक्शन कुछ इस तरीके का है कि पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास फॉर्मूले हैं और ट्रिग्नोमेट्री के या फिर मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के, उनका यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। देखना क्या यहाँ पे यूज़ होगा, एक तो आपका ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। अगर आपको याद नहीं है तो गूगल करिए और जितने भी इस तरीके के फॉर्मूले हैं छोटे मोटे, इनको एक कॉपी में लिखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में हो सकता है कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने को मिल जाए। तो इस पर कोई भी रिस्क नहीं, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा फिर ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, तो आपके पूरे के पूरे 4 मार्क्स गए। तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या कर दिया हमने, माइनस का पाई बाई टू नेगेटिव। अभी मैं फिलहाल h टेंड्स टू 0 वाली चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं उसे, ठीक है। उसमें मैं यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इंटू में साइन एक्स इंटू 1, ठीक है, अपॉन नीचे अपॉन है 3। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू नेगेटिव। अच्छा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, जो कि ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स और इंटू में 1 प्लस साइन एक्स। छोटी सी कैलकुलेशन है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो भी बच गया उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 3 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास फंक्शन अभी तक ये चल रहा था, बट हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फॉर्मूले वगैरह लगा के हमने इसमें इसको चेंज करवा दिया। अब हमारे लिए फंक्शन का काम ये करेगा। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लिमिट। अब हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ कहाँ पे, पाई बाई टू माइनस एच पे। माइनस एच है, देखना पिछले वाले में था प्लस एच, क्यों, क्योंकि वो राइट हैंड लिमिट थी, वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा था। अब की बार हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि मुझे पाई बाई टू के जो लेफ्ट में पॉइंट पड़ा है एकदम नज़दीक, उस पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल कर रखनी है। तो अगर इस पाई बाई टू में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, जैसे कि मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करवाया, h, और h क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो मैं कहाँ जाके गिरूंगा, पाई बाई टू से जाकर गिरूंगा पीछे की साइड को, तो वो आ गया मेरे पास पॉइंट पाई बाई टू माइनस एच। तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h एक छोटी सी क्वांटिटी ली और उस फंक्शन की, कौन सा फंक्शन, ये वाला, क्योंकि ये इसी से तो डिराइव हुआ है, इस फंक्शन पे मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ पाई बाई टू माइनस एच की। तो अब ज़रा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखना, जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में आपको x दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे हम पाई बाई टू माइनस एच लिख रहे होंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 का भी यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे रख देते हैं 1 प्लस साइन। अच्छा, ये है साइन स्क्वायर x, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसकी जगह पर हम लिख देंगे पाई बाई टू माइनस एच, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस आखिरी वाला है साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एच अपॉन 3
और 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एच। अब यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, तो हर जगह पे हम वही चेंज कर देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस एच का होल स्क्वायर प्लस साइन, ये भी हो जाएगा हमारे पास कॉस एच अपॉन 3, 1 प्लस आखिरी वाला भी हो जाएगा कॉस एच। अब देखो क्या हम h टेंड्स टू 0 यानी कि 0 इन सभी जगहों पे रख सकते हैं। अगर 0/0 का केस बन रहा होगा या फिर समथिंग अपॉन 0 का केस बन रहा होगा तब तो नहीं रखेंगे, यानी कि हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ये सॉल्व करके कुछ ना कुछ वैल्यू लाकर दे रहा है तो हम ज़रूर रखेंगे। देखो cos 0 cos 0 cos 0 सब कुछ क्या होता है, डिफाइंड होता है, यानी कि क्या देता है वैल्यू 1 देता है। 1 देता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हमें मिलेंगी सब कुछ डिफाइंड रहेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन आखिरी वाले में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ये बन गया 3/6, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 1/2। इसका मतलब क्या आया, जो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू हमें मिल गई 1/2। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके रहेगी, फंक्शन की वैल्यू π/2 के ज़रूर रहेगी, ठीक है, तभी तो ये कंटिन्यूस बन रहा था। अच्छा राइट हैंड लिमिट भी रहेगी बट वो अभी फिलहाल निकाली नहीं है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो f π/2 किसके बराबर था, p के बराबर। तो कुल मिला के बात ये है कि p आ गया हमारे पास कितना 1/2 के बराबर। कहाँ से मिल रहा है, इसी कंडीशन से मिल रहा है। तो p और q दोनों निकालने थे, अभी फिलहाल हमारे पास क्या मिला है, p मिला है। q निकालने के लिए हम निकाल रहे होंगे राइट हैंड लिमिट, तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं राइट हैंड लिमिट बताता हूँ। तो अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिख दी, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx। अच्छा फंक्शन का काम कौन करेगा अब की बार, ये वाला करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू π/2 से बड़ी ले रहे हैं तो π/2 प्लस लगाया हुआ है, यानी कि हम π/2 को राइट साइड से अप्रोच करने वाले हैं। तो हम फंक्शन लेंगे ये वाला और यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, इस बात को अब मैं लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे π/2 प्लस h पे, यानी कि मैं h इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और h कैसा है, एक छोटी सी क्वांटिटी है जिसको कि मैं π/2 पे ऐड कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाके गिरूंगा, इस π/2 के जस्ट थोड़ा सा आगे, और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे होंगे। तो यही होगी हमारे पास लिमिट, तो इसको रख देते हैं। अब देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट है, तो जैसा ये कहता है इसकी कंप्लीट वैल्यू रख देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में क्या रखना है, π/2 प्लस h, तो जहाँ जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे π/2 प्लस h रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास π-2 π/2 प्लस h, और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी टफ लगेगी अगर आपने इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं करे हुए हैं, बट आपने क्वेश्चन करे हुए हैं रेगुलर इंटरवल में इस कंटिन्यूटी के, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आसान आपको कैलकुलेशन लगेगी। तो इसके बाद हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 q, 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, ये चेंज हो जाएगा कॉस h में, अपॉन पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 2h का होल स्क्वायर, पाई से पाई गया। इस बात को अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 q, 1 माइनस कॉस h, अपॉन में कैंसिल हुआ तो ये हो गया 4h स्क्वायर। अब देखो h टेंस टू 0 क्या आप रख सकते हो, ठीक है, ऊपर वाले में तो रख सकते हैं, वहाँ पे 1 मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, चलो ठीक है, एक तरीके की डिफाइंड है। बट आपने नीचे जैसे ही रखा वो नॉट डिफाइंड का केस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें फर्दर इसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी है, कोई ना कोई फॉर्मूलों का यूज़ करना है जिससे कि ये रिड्यूस हो जाए एक डिफाइंड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस कॉस h है इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने करवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ही फॉर्मूला होता है, इसको पिक करेंगे। तो देखो अगर मैं इसको पिक करता हूँ और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूँ और इसे उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसके जो एंगल्स हैं उनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 2 से, क्या दिखे 1 माइनस कॉस थीटा दिखे। 1 माइनस कॉस थीटा कैसे दिखेगा, 2 को अगर थीटा को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, उसी थीटा की जगह पे यहाँ पे h है, तो 1 माइनस कॉस h की जगह पे हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर h/2। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 q, 1 माइनस इसकी जगह पे हो गया कंप्लीट 2 साइन स्क्वायर h/2, अपॉन में हमारे पास 4h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट शुरू होता है
और एक और चीज़ जो कि आपको याद होनी चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1 के बराबर। हम यहाँ पर यही फॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस फॉर्म में आपके पास कभी कुछ इस तरीके का मिल जाए कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, कुछ भी है, तब भी अगेन इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखना कैसे अब इसको बनाया जाएगा उस फॉर्म में, कैसे बनाते हैं देखना। मेरे पास है साइन h/2 का होल स्क्वायर, तो नीचे मैं कोशिश करूंगा नीचे भी मेरे पास h/2 का होल स्क्वायर बन जाए। ऑलरेडी h स्क्वायर है, अपॉन अगर मैं क्या करता हूँ 4 करता हूँ, 4 करा और इनटू में भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 करना पड़ेगा, तो नीचे बन जाएगा h/2 का होल स्क्वायर। अगर इस सारी बात को मैं फिर से लिखूँ और कंक्लूड करूँ तो ये कुछ ऐसा है। ऊपर हो गया मेरे पास 2q और नीचे मेरे पास ये 4 मल्टीप्लिकेशन में था, इसको मैंने इधर भेज दिया और ये वाला 4 भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आया, इनटू ये है मेरे पास साइन h/2 अपॉन ये जो नीचे वाला पोर्शन है h²/4 बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना h/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो साइन h/2 था ये भी क्या था, होल स्क्वायर की फॉर्म में था, तो साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर और फिर वहाँ पे ये लिमिट हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2q अपॉन 4 4 जा 16 और लिमिट को मैंने अंदर भेज दिया, लिमिट h टेंस टू 0 और इस कंप्लीट बात को हम लिखेंगे साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा या फिर साइन x अपॉन x की फॉर्म जो कि होती है 1 के बराबर। तो ये कंप्लीट 1 हो गया, तो 2q अपॉन 4 इंटू 4, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये मिल गया q/8। अच्छा, q/8 मिला, ये q/8 किसके बराबर है, इस 1/2 के, क्योंकि ये सारी चीज़ें बराबर ही तो हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, राइट हैंड लिमिट निकली, सब की सब p के बराबर रखनी है। p कितना आया 1/2, तो q कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ q इज इक्वल्स टू कितना 4, तो q की वैल्यू भी हमें मिल गई कितनी 4 और p की वैल्यू पिछली बार में मिली थी कितनी 1/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको इसमें कंप्लीट मिलेंगे 4 मार्क्स। और जितनी भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताई, ये वाली जो खास कर कैलकुलेशन साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बनाना, ये आपको ज़रूर आनी चाहिए और ये तभी आएगी जब आप वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करोगे। इसी के वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे बार बार इस कैलकुलेशन का यूज़ होगा। ये तो मैंने आपको एक वेराइटी कराई, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी करें क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि मैंने 2021 के सैम्पल पेपर में से लिया है और वहाँ पे इसे 3 मार्क्स में रखा हुआ है। थोड़ा सा अलग टाइप का है, जो भी अभी तक हमने करा है उससे डिफरेंट है, बट करना वही चीज़ है, वही बेसिक सेम कॉन्सेप्ट है, वही कंडीशन है, बट तरीका देखो क्या है। यहाँ पे कहता है कि पॉइंट फाइंड करो डिसकंटिन्यूटी के। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करो, यानी कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा होगा। कंटिन्यूस नहीं हो रहा होगा यानी कि उसकी जो कंडीशन है जो कि मैंने बताई थी, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे वो फुलफिल नहीं हो रही होगी। तो यही इसका मतलब है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालो अगर फंक्शन हमारे पास ये है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये रहता है कि अभी तक पिछले क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है, इस पे नहीं है, तो वो पॉइंट हमें दे रहा था। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट पर्टिकुलर उसने मेंशन नहीं करा। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो भी फंक्शन आपको दिया है और ब्रेक करके दिया है और वहाँ पे जहाँ पे भी इक्वल्स टू का सिंबल यूज हो रहा है, जैसे कि x लेस देन इक्वल्स टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो इक्वल्स टू का सिंबल जहाँ पर है जिस पॉइंट के लिए है, जैसे कि -3 और 3 दोनों के लिए है, तो यहाँ पर हम -3 और 3 दोनों के लिए चेक कर रहे होंगे कंटिन्यूटी की कंडीशन को। और अगर इन दोनों ने उस कंडीशन को पास कर लिया तो हम कहेंगे कि ये डिसकंटिन्यूस किसी भी पॉइंट पे नहीं है। और अगर नहीं कर पाया तो जो भी पॉइंट नहीं कर पाएगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। तो सिंपल सी वही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, बस ढूंढना यहाँ पे पड़ेगा आपको पॉइंट को। तो उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमें एक तो लिमिट फाइंड करनी है 3 पे और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। अगर ये चीज़ कंडीशन फुलफिल हो गई तो फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं हुई तो डिसकंटिन्यूस, यानी कि 3 हमें डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा वाला -3 पे भी चेक करना है क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू -3 भी है। तो -3 देखिए, ये -3 पॉइंट है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है, अभी सिर्फ पॉइंट को मेंशन करा है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव में पड़ा हुआ है। तो x टेंस टू -3 हमें लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यूज -3 पे भी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं -3 के लिए काम करना शुरू करते हैं। अब -3 के लिए मैं निकालूंगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। उस बात को कैसे डिनोट करेंगे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी नेगेटिव पॉइंट, तो नेगेटिव पॉइंट में कन्फ्यूजन हो सकता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने में। तो देखो लिखोगे कैसे, लिखोगे इसको वैसे ही जैसे अभी तक लिखते आ रहे थे, बस कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है कि ये -3 है, ठीक है।
आप लगाओगे यहाँ पर माइनस का साइन। ये डिनोट करने का तरीका होता है कि मेरे पास -3 का पॉइंट है और मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखोगे f(x), इसके बाद h लगा दो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो अब हुआ क्या, इस पॉइंट पे जो कि -3 ऑलरेडी है, आपने इसमें से कुछ घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि आपको इसके लेफ्ट में गिरना है। आप क्या घटा रहे हो? आप घटा रहे हो h को, तो आप यहाँ लेफ्ट में जाके गिरोगे और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, -3 - h ही तो कहलाएगा। उस h को आपने क्या करा है, इस -3 से घटाया है, और h कैसी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी है जो 0 की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव है। तो -3 - h लिखा जाएगा। इस पॉइंट पे आप अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालने वाले हो। तो जब भी आपके पास नेगेटिव पॉइंट हो तो कुछ इस तरीके से रफ में जाकर समझ कर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप इस चीज़ को लिखना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। -3 - h, सही है। अब रख दो इसको उस फंक्शन में। किस फंक्शन में रखेंगे? उस फंक्शन में रखेंगे जहाँ पे वो बोलता है कि x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। कहाँ पे कह रहा है? छोटे, इस पहले वाले में कह रहे हैं कि x जब भी आप -3 से छोटा रखोगे, जो कि मैं इसमें रखने वाला हूँ, तो फंक्शन हम ये वाला पिक कर रहे होंगे, जो कि है mod x + 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ mod -3 - h + 3, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x होता है वहाँ पे वो वैल्यू रखनी होती है। यहाँ पे -3 - h तो मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है तो बाहर निकलेगा, सबको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो बाहर आया तो क्या हो गया, 3 + h + का 3। अच्छा, h टेंड्स टू 0 कर देता हूँ यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिफाइंड है। तो 3 + 3 कितना मिल गया, 6 मिल गया। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी पॉइंट के लिए अब मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट, जिसको कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, देखना -3 प्लस, -3 तो पॉइंट था, प्लस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस -3 को अब हम कहाँ से अप्रोच करवा रहे हैं, राइट साइड से बढ़ रहे हैं। तो -3 + f(x), इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, अब कहाँ पर निकाल रहे हो आप फंक्शन की वैल्यू, -3 से थोड़ा सा आगे, कहाँ पे, यहाँ पे जाके गिरोगे, और यहाँ पे गिरने के लिए आपको इस -3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, h ऐड करना पड़ेगा। तो उस फंक्शन में हम लिख रहे होंगे -3 + h, सही है। अब देखो, अब फंक्शन कौन सा पिक करोगे, वो वाला फंक्शन पिक करोगे जहाँ पे x की वैल्यू -3 से बड़ी रखनी है, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या कहती है, x ग्रेटर देन -3। बाद में क्या लिखा है वो छोड़ो, आपको बस -3 से थोड़ा सा नज़दीक ही तो रहना है, यानी कि x की वैल्यू -3 से जब बड़ी है तो आपको ये फंक्शन पिक करना है, और इस फंक्शन में क्या रखना है, -3 + h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू -3 + h, तो रख देते हैं -2x की जगह पे -2 -3 + h। आप इसको सॉल्व करोगे, h टेंड्स टू 0 कर दोगे, कंप्लीट कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। और आखिरी वाला फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, -3 पे। इसके लिए कहाँ ढूंढोगे, जहाँ पर = का साइन है। यहाँ पे तो ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन = था, यानी कि x की वैल्यू जब -3 होगी तब भी आपको यही फंक्शन पिक करना है, जो कि mod x का है। तो -3 + 3, x की जगह पे -3 रखा, बाहर आया 3 + 3 कितना हो गया, 6। इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, -3 पे बराबर आ रही है। यानी कि यहाँ पर क्या कंक्लूजन आया, एट x = -3 f(x) इज कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं हो सकता। तो पहला हमने चेक कर लिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम में आपको 3 के लिए चेक करवाता हूँ, और वहाँ पर अगर वो हुआ, यानी कि कंडीशन सॉल्व हुई, तो वो भी कंटिन्यूस होगा, और हम कहेंगे कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होने वाला। तो देखते हैं क्या मिलता है, तो इसे नोट करो। तो अब 3 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए 3 के लिए हम वही अगेन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू उस 3 पे, तीनों चीज़ें निकाल के चेक करेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, यानी कि जो भी पॉइंट मेरे पास है जो कि है 3, इसकी तरफ हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), इसके बाद h इंट्रोड्यूस करवा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे, 3 - h पर। इस बार ऑलरेडी पॉइंट पॉजिटिव का था, 3 है, उसके हमें क्या करना है, लेफ्ट में गिरना है, तो उस h से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तो 3 - h। अब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, फंक्शन कौन सा पिक करेंगे, 3 - h बोला, यानी कि 3 से छोटा। अब देखो x जब भी 3 से छोटा है तो वो कहता है फंक्शन ये वाला पिक करो, माइनस का 2x, तो यहाँ पे रख देते हैं -2, x रखेंगे 3 - h, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है वहाँ पे हमें 3 - h रखना है। तो ये कंप्लीट रखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाई, मल्टीप्लाई करोगे -6 - +2h, h रख देते हैं क्योंकि डिफाइंड रहेगा, 0 रखा तो आंसर मिला -6, ठीक है।
राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, बट उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू 3 पे उठा के रख देता हूँ, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड निकालूँ, राइट हैंड निकालूँ या फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकालूँ, तीनों बराबर हमें चेक करनी ही है, बट पहले मैं फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल लेता हूँ 3 पे। अच्छा 3 पे करूँगा तो कहता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, जब भी हो तो ये वाला फंक्शन पुट करो, तो 3 के बराबर वाला केस ले रहे, तो x की 3 रखूँगा तो कहाँ पे रखेंगे 6x प्लस 2 पे, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2, ये कितना हो गया 20। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच रहा है हमारा। कैसे बच रहा है, मैं राइट हैंड लिमिट नहीं निकाली, क्योंकि यहीं से हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, क्या ये तीनों चीज़ें बराबर होनी थी, ठीक है। अगर बाई चांस राइट हैंड लिमिट मैंने निकाली नहीं है, बट मान लेता हूँ कि -6 आया होगा, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, अगर आया होगा तो अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं भी निकालते हो और पहले आप इस पे जंप करते हो, क्योंकि ये आसान है इसके कंपैरिजन में, जल्दी आंसर देगा। क्या दे रहा है 20 दे रहा है, अच्छा ये -6 दे रहा है, वो 20 दे रहा है, ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ since f3 does not equals to left hand limit, यहीं पे हम कंक्लूड कर देंगे hence fx is not continuous, fx कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो आपका टाइम बचेगा, ये पेपर के लिए भी एक प्लस पॉइंट रहेगा, आपका टाइम बचेगा, आप राइट हैंड लिमिट निकालना स्किप कर सकते हो टोटली, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि हमारी यहीं पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे ये क्या है, नॉट कंटिन्यूस। तो पॉइंट पूछे थे डिसकंटिन्यूटी के, तो क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट विच इज डिसकंटिन्यूस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें एंड देना होता है, और अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपको कंप्लीट 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगेन सैम्पल पेपर का है 2021 में, और इसे 2 मार्क्स में रखा गया। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव करो कि फंक्शन डिफाइंड बाय दिस रिमेन डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस रहेगा x इज इक्वल्स टू 0 पे अगर आप k की वैल्यू कुछ भी ले लो, रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। देखते हैं कैसे करना है, उसके बाद हम समझेंगे कि इस पूरी बात का कंप्लीट मतलब क्या निकल के आता है। उससे पहले फंक्शन डिफाइंड देख लो। फंक्शन कहता है कि आपको ये पिक करना है कब, जब भी x की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि 0 के अलावा कोई भी पॉइंट उठा के आप रखोगे तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। अच्छा, अगर आप 0 रखते हो तो आपको क्या लेना है, k लेना है, और वहाँ पे देखना है कि डिसकंटिन्यूस आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिसकंटिन्यूस ही आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वही हमें प्रूव करना है। तो देखो, यानी कि हमें क्या करना है, लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल्स टू कितना, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0 पे, 0 की बात कर रहा है क्योंकि। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, यानी कि 0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। इसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं h को, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, 0 माइनस h पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन कौन सा लेना है, पहला वाला, उसने बोला ना 0 के अलावा आप कोई भी पॉइंट लो, फंक्शन आपको पहला वाला लेना है, तो 0 माइनस h है तो पहला वाला फंक्शन लेंगे। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 0 माइनस h पुट कर देते हैं, 0 माइनस h अपॉन मॉड वाले में 0 माइनस h करूँ तो वो हो जाएगा माइनस h का मॉड प्लस में है 2x स्क्वायर, जो कि अगेन माइनस h का होल स्क्वायर है, क्योंकि 0 है वो हटा दिया मैंने, तो माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस बात को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h अपॉन मॉड है तो ये हो जाएगा प्लस का h, प्लस ये भी अगेन 2h स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करो, कुछ h कॉमन निकाल के देखते हैं दोनों जगहों से, ऊपर और नीचे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h हटा तो -1 अपॉन नीचे से हटेगा तो 1 प्लस 2h लिखा जाएगा। अच्छा, अब अगर आप h टेंड्स टू 0 रख देते हो तो यानी कि ये 0 हो जाएगा और आपको वैल्यू मिलेगी सिंपल कितनी, -1, ठीक है। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और अगेन फर्दर अगर मैं इसमें h को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, 0 प्लस h पे। फंक्शन कौन सा पिक करेंगे, पहला वाला ही पिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 0 प्लस h, तो ये हो गया 0 प्लस h अपॉन मॉड के अंदर 0 प्लस h मॉड h प्लस 2 0 प्लस h, यानी कि h का स्क्वायर करोगे तो 2h स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h प्लस 2h स्क्वायर। कॉमन निकालेंगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 2h। अब देखो h टेंड्स टू 0 कर देते, ठीक है, डिफाइंड रहेगा, और हमें वैल्यू मिल रही होगी कितनी, प्लस की 1, ठीक है। एक और आखिरी चीज़, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे अगर हम निकालने जाएंगे तो कितना मिलेगा, k के बराबर मिलेगा,
ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला कि रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ के, यानी कि आप के कुछ भी छाटो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है -1, राइट हैंड लिमिट मिल रही है +1। अब ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं तो के की वैल्यू कुछ भी लेकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कि सिंस f0 इज इक्वल टू k and left hand limit does not equals to right hand limit, hence f is discontinuous। फंक्शन क्या रहेगा हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट ऑल वैल्यूज ऑफ, आप कोई भी वैल्यूज़ ले लो किसकी? के की, क्योंकि के आप अगर -1 लोगे, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करवाते अगर आपने -1 ले भी लिया तो यहाँ तो +1 है, तो आप समझ चुके होगे तो क्यों ऐसा ये कह रहा है। तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट हमें बार बार हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब आपका काम बनता है कि मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन करा दी, वेराइटीज़ ऑफ करवाएं, क्योंकि अलग अलग टाइप के थे जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अलग देखने को मिल रहा था। ठीक है, आपको क्या काम करना है? आपको एनसीईआरटी लेनी है, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व करके रखे गए हैं उन सभी को कंप्लीटली सॉल्व करिए, और हर बार आपको यही सेम कंडीशन ही तो लगानी है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसे नोट करो, यहीं पे होता है कंटिन्यूटी का टॉपिक खत्म। इसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करवाता हूँ, और वहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के और जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रेम में वही करते हैं। तो डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैं पहले आपको फॉर्मूले जितने भी इसमें यूज़ होने वाले हैं वो सारे के सारे एक ही बार में बताने वाला हूँ। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लॉगरिथमिक की है, तो अगर उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेगा हमारे पास तो उसमें मैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। और उसके अलावा जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, कुछ इसमें 11th के हैं और कुछ नए जुड़े थे जो कि 12th के थे। अब जैसे कि है प्रोडक्ट रूल, अगर प्रोडक्ट रूल लगाना भूल चुके हो तो क्या होता था, अगर दो हमारे पास कोई फंक्शन है जैसे कि u और v, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करते हैं, u को करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस v को करेंगे और u को एज इट इज़ रखेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है प्रोडक्ट रूल। उसके बाद था क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल तब लगाया जाता है जब कोई फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में हो, यानी कि u अपॉन v की फॉर्म में, तो इसको ओपन होता है v² डिवाइड में होगा, और u डैश पहले करेंगे फिर v करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, लोग पहले v कर लेते हैं, बट हमें क्या करना है, u डैश v माइनस कितना, v डैश u। तो ये क्या है हमारे पास, क्वोशंट रूल है। उसके बाद सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x की पावर n, यानी कि पॉलिनोमियल अगर कहीं पे गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। ये सारी चीज़ें हमें पता है। और sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, इन सभी के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। e की पावर x का e की पावर x से रहता है, log x का 1/x रहता है। आई होप ये सारे के सारे फार्मूले आपको ऑलरेडी याद होंगे। इसमें जो कुछ भी नया है वो बता देता हूँ, जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये 12th में जुड़ा था। तो साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x²। कॉस इन्वर्स x में भी यही सेम रहता है, बस नेगेटिव साइन के साथ। टेन इन्वर्स x का होता है 1/1 + x²। कोजेक के लिए माइनस का 1/x √x² - 1। सेक इन्वर्स के लिए इसका ही वैल्यू लेते हैं बट क्या, पॉजिटिव की। कॉट इन्वर्स x के लिए 10 का ही लेना है बट नेगेटिव के साथ। तो ये सारे हमारे पास क्या रहते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली कंडीशन हमें याद रखनी है। ये क्या है, डेफिनेशन से हमें मिलती है, जो कि डिफरेंशिएबिलिटी कहती है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन हमारा सी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा कि वहाँ पे डिफरेंशिएट है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन रहती है ये वाली, लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। उस पर्टिकुलर पॉइंट c पर हम क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे होंगे। और वो निकालने का सबसे बेसिक तरीका जो डेफिनेशन की हेल्प से निकाला जाता है वो ये होता है। और जो यहाँ पे फॉर्मूले देख रहे होते हो आप, वो सारे के सारे इन्हीं में से हमारे पास क्या होता है, डिराइव होकर मिल रहे होते हैं। बट इस कंडीशन का यूज़ हमें कब करना है, हमारे पास क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि चेक करो क्या ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वहाँ पर हमें इन फॉर्मूलों की हेल्प से उसे डिफरेंशिएट करके नहीं रखना होता। हमें क्या करना होता है, वहाँ पे ये कंडीशन लगाकर उसकी वैल्यू चेक करनी होती है। क्या करना होता है, ये जो लिमिट x टेंड्स टू c है, इसका हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो बराबर आ गए तो डिफरेंशिएबल होगा। तो वही चीज़ हमें उसमें अप्लाई करनी होती है, और इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इस बार के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन गिवन है। इसके जस्ट बाद में सबसे पहले आपको इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के या फिर सैम्पल पेपर में वो करवाऊंगा, और उसके बाद इन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, बाकी की 6 एक्सरसाइज बचती हैं, उन सभी को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास कंप्लीटली हट चुका है, तो आखिरी वाली एक्सरसाइज हमें नहीं करनी।
और एक और बात, डेरिवेटिव के केस में जो डिफरेंशिएबिलिटी है पर्टिकुलर, यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सारे के सारे वेराइटीज़ वाले क्वेश्चन मैं 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर में कवर करवा दूँ। तो मैं जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ सैम्पल पेपर में से जिनका कि कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करवाऊंगा। छोटी मोटी चीज़ें उनमें से रिवाइज़ करवाऊंगा जो कि आपको हर क्वेश्चन में काम लगने वाली है। बट यहाँ से आपका काम शुरू होता है क्या, जैसे ये वीडियो कंप्लीट करें, ये लेक्चर कंप्लीट करें, रिवाइज सारी चीज़ें आपने कर चुके होंगे, उसके बाद आप आर.डी. शर्मा लीजिए या फिर एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं डेरिवेटिव के, सॉल्व हो या फिर अनसॉल्व हो, जितने भी हैं मिसलेनियस को इंक्लूड करते हुए सारे के सारे आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर वो कंप्लीट आप कर चुके हो तो उसके बाद आप जब सैम्पल पेपर लोगे या फिर आप कोई भी पेपर लेते हो, आपके स्कूल का प्री बोर्ड या फिर आपके बोर्ड में जब वो क्वेश्चन बनेंगे तो आप उनको आसानी से टैकल कर सकते हो। अदरवाइज़ इस 1 घंटे की वीडियो में या फिर 1.5 घंटे की जो भी वीडियो बनने वाली, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं इनको करके अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पेपर में फुल मार्क्स आ जाएंगे डेरिवेटिव के केस में, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको खुद से मैक्स टू मैक्स 50 से 60 क्वेश्चन खुद से करने ही करने हैं एनसीईआरटी के और आर.डी. शर्मा के। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड उनको शुरू करते हैं और उसके बाद और भी क्वेश्चन मैं पिक करूँगा। तो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पे और यहाँ पे हमें शो करना है कि ये फंक्शन f(x) = बॉक्स x जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये नॉट डिफरेंशिएबल रहने वाला है x = 1 पे। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये कंडीशन पता है और इस कंडीशन का यूज़ करते हुए हम इसको शो करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं रहने वाला। अब देखिए f(x) = बॉक्स x, पहले तो मैं एक फंक्शन समझा देता हूँ इसमें कैसे वैल्यूज़ डाली जाती है और कैसे हमें मिल रहा होता है। बट ये चीज़ आपने देखी होगी क्लास 11th में, अगर भूल चुके हो तो रिवाइज़ कर लो एक बारी। इसमें क्या होता था, हमारे पास अगर मैं कोई इंटीजर्स रख रहा हूँ, जैसे कि मैंने 0 रखा तो मुझे सिंपल 0 मिल जाएगा, या फिर मैंने 1 रखा तो मुझे सिंपल 1 मिल जाएगा। यानी इंटीजर रखोगे आपको इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम आती है पॉइंट वाला। मान लो मैंने रख दिया 0.25 या फिर 0.5 रख दिया। अब 0.5 अगर आप इस फंक्शन में रखते हो तो आपको ये क्या वैल्यू ला के देगा, तो इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि 0 है 1 है, इसको क्या कर लो थोड़ी देर के नंबर लाइन पे शो कर लो। 0.5 है, 0.5 समवेयर हेयर होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ को मूव करना शुरू करना और सबसे पहले कौन सा इंटीजर दिखेगा आपको, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0। ऐसा आपको हर एक पॉइंट के लिए करना है, भले ही वो पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का हो। अब बाई चांस मान लीजिए आपको दे दिया माइनस का 0.5, 0.5 माइनस का यहाँ कहीं होगा। अगेन आप ऊपर उठिए और लेफ्ट साइड को मूव करना शुरू करिए और यहाँ पर सबसे पहले कौन सा इंटीजर आपको दिखेगा, माइनस का 1 दिखेगा। तो अगर आप फंक्शन में माइनस 0.5 पुट कर रहे हो तो आपको मिलेगा -1। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है जो कि आपको आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। अच्छा, अब ये चीज़ हमने सीख ली। इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी यानी ये वाली कंडीशन का यूज़ कैसे करना है। इसने बोला 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, यानी कि c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि f'1 ये कितना मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे लिमिट लगाई जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू c, और अभी कंटिन्यूटी हम करके आए हैं। लिमिट निकालने का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं करना, वो सिर्फ कंटिन्यूटी की कंडीशन थी। डिफरेंशिएबिलिटी में बस हमारे पास क्या मिलना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए, उस पॉइंट पे बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर मिल रही है यानी कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं होना है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहे होंगे, तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए f'1 इज इक्वल्स टू, मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, तो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव यानी कि c की वैल्यू क्या है, 1 है। और उसके बाद जो भी सारी चीज़ें हैं हमारे पास f(x) माइनस f(c) की वैल्यू कितनी है, 1 है, अपॉन x माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद क्या करते थे, h को इंट्रोड्यूस करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे है मेरे पास 1, मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड से मूव करना शुरू करूँगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं एक छोटी सी क्वांटिटी ले रहा हूँ h टेंड्स टू 0, और उसे मैं क्या करवाऊँगा, इस फंक्शन में पुट करवाऊँगा, और वो क्वांटिटी क्या होगी, 1 माइनस h, यानी कि फंक्शन की वैल्यू निकाली जा रही है कहाँ पे, 1 पे नहीं, 1 माइनस h पे, यानी कि इसके लेफ्ट साइड पे। तो f1 माइनस h माइनस f1। अच्छा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने 1 ऑलरेडी रख दिया है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे रखिए 1 माइनस h, ये हो गया माइनस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इस फंक्शन में 1 माइनस h रखते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, ये वाला है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 माइनस h रखा, 1 माइनस h बॉक्स माइनस क्या, फंक्शन में 1 रखो तो आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा।
अभी अभी मैंने बताया इसकी वर्किंग, माइनस का h। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने 1 माइनस एच रखा है। अब देखो नंबर लाइन क्या है मेरे पास, ये है 1, ये है 0। 1 माइनस एच, 1 माइनस एच यानी कि 1 के कहीं ना कहीं लेफ्ट में पड़ा होगा, ठीक है। कौन सा पॉइंट है वो हमें नहीं पता, बट जो भी है लेफ्ट में है, ठीक है। अब आप ऊपर बढ़ोगे और लेफ्ट साइड को मूव करना शुरू करोगे, सबसे पहले क्या वैल्यू दिखेगी, 0, यानी कि बॉक्स 1 माइनस एच आपको हर बार क्या लाकर देगा, वैल्यू लाकर देगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात बता रहा हूँ। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो गया 0 माइनस 1 अपॉन कितना, माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय h। अब देखिए यहाँ पे केस बन रहा है नॉट डिफाइंड का, 1 अपॉन h है, h को 0 रखना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा, यानी कि यहाँ से आपकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं राइट हैंड लिमिट के केस में क्या हो रहा है। राइट हैंड लिमिट के लिए सेम यही प्रोसेस है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस करेंगे f(x माइनस f1 अपॉन में x माइनस c), इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे होंगे कहाँ पे, 1 प्लस एच पे, माइनस f1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 प्लस एच है, इस फंक्शन में रख देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच। अब देखो 1 प्लस एच कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ जाके गिरेगा, ये है मेरे पास 2 यहाँ पे, 1 के राइट साइड पे। अच्छा 1 के राइट साइड पे है और मूव करना शुरू करोगे लेफ्ट डायरेक्शन को, सबसे पहले क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू अब की बार कितनी आएगी, 1 माइनस, फंक्शन में 1 रखोगे तो सिंपल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एच माइनस 1 है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे बन गया हमारे पास h। तो अब देखिए 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन h। अब यहाँ पे देखना 0 अपॉन समथिंग है और वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी न्यूमरेटर में अगर आया तो वो कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो 0 अपॉन h 0 हो गया। अब इस केस में आप लिमिट तो नहीं लगा सकते ना, ये 0 मिल चुका, इस केस में आप लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी h अवेलेबल नहीं है। अब देखो राइट हैंड लिमिट आपके पास 0 मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे नॉट डिफाइंड रह रही, क्या दोनों चीज़ें बराबर मिली, नहीं मिली। और अगर ऐसा केस मिल रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें चेक करनी होती है, तो इसके लिए आपको ये कंडीशन का मालूम होना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर रखनी है। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि अगेन इसी पे बेस्ड रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, ये मैंने सैम्पल पेपर में से लिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन हमें दिया हुआ है एक फंक्शन जो कि ब्रेक्ड है ऑलरेडी, और अगर फंक्शन में 0 रखते हैं तो हमें 0 मिलता है, और अगर 0 के अलावा कोई और पॉइंट अगर हम इस फंक्शन में रख रहे हैं तो हमें पहला वाला फंक्शन पिक करना है, ठीक है। हमसे कहता है कि डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल्स टू 0 पे अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ हमें शो करनी है। अच्छा अगर डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 0 पे, इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट लग रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या आ रहे होंगे, बराबर आ रहे होंगे, और वहीं से हम कंक्लूजन निकाल रहे होंगे कि m की वैल्यू इसमें ग्रेटर देन 1 रहने वाली। देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी पॉइंट है हमारे पास क्या है 0 0 नेगेटिव, उसके बाद fx माइनस एफ सी। अच्छा c क्या है यहाँ पे 0 है तो 0 मैं यहीं पे रख देता हूँ, अपॉन x माइनस 0 जो कि सिंपल क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ किसको, h टेंड्स टू 0 को। अब फंक्शन की वैल्यू हम कहाँ पर निकाल रहे होंगे, 0 माइनस h पे, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन x की जगह पे भी अगेन क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन की 0 माइनस h वैल्यू रखो, ये है मेरे पास फंक्शन f(x) इक्वल्स टू ये वाला लेंगे, क्योंकि उसने बोला 0 के अलावा कोई और वैल्यू अगर रख रहे हो तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो 0 के अलावा कुछ और यहाँ पे है तो ले लेते हैं। ये है 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच की पावर m x की जगह पे हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/h माइनस f0। अच्छा फंक्शन में अगर हमें 0 रखना है, जैसे कि बोला हुआ है इसमें, फंक्शन की जगह पे अगर 0 रखना है तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल 0 मिलेगी। तो उस चीज़ को मैं हटा देता हूँ या फिर लिख लेते हैं -0 अपॉन नीचे क्या है हमारे पास माइनस का h है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होता है और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। इसके बाद देखना हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो m है ना, इसका क्या वैल्यू है वो चीज़ अभी हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है कि m क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर के लिए मैं फ़िलहाल के लिए इस -1 की पावर m को ऐसे करके बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपल बच जाएगा h की पावर m, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन माइनस का 1/h था, वो भी क्या हो जाएगा, बाहर आ सकता है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अंदर ही रहने देता हूँ, माइनस का 1/h अपॉन में कितना है, माइनस का h है। या फिर एक काम करते हैं, साइन माइनस थीटा था, माइनस साइन थीटा बाहर आया होगा और नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो गया होगा, तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप ध्यान में रखना, वो चीज़ें हमने कैंसिल कर दी हैं। अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पे मैं h को h के साथ भेज लेता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m, और ये हो गया साइन 1/h अपॉन h की पावर इस m को, यानी कि h की पावर m को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगी h की पावर माइनस की m, और इसके साथ जाके जुड़ जाएगी ये h की पावर 1 - n। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने एक चीज़ फॉर्मूला देखा हुआ है, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कितना बनता है, 1 बनता है। अभी कंटिन्यूटी हमने देखा था, अगर इसको मुझे साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच बनाना है तो इस m की जगह पे मुझे माइनस का 2 रखना पड़ेगा, यानी कि m की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। और जब हम इस m इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 - 2 -1, यानी कि 1/h बन जाएगा इस जगह पर, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 2 लेता हूँ तो। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h अपॉन h 1 अपॉन h, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और -1 का यहाँ पे m की वैल्यू मैं 2 ले चुका हूँ, तो स्क्वायर करने पे मुझे कंप्लीट कितना मिल जाएगा, 1 के बराबर मिल जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे 1 मिल रही है, कब, जब m की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट अगर मेरे पास अगेन m की वैल्यू 2 रखने पे 1 दे रही होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर होंगे, और m की वैल्यू 2 हमने रख कर ये कंक्लूजन निकाला है, तो इसका मतलब हम प्रूफ कर रहे होंगे कि m जब हम 1 से बड़ा ले रहे हैं तब ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए वही सेम प्रोसीजर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x माइनस f(0) अपॉन का x माइनस 0 वो कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h माइनस f(0) अपॉन h। इसके बाद वही सेम चीज़ इस फंक्शन में हम वैल्यू रख देते हैं h, तो ये हो जाएगा h की पावर m साइन 1/h, वो कंप्लीट 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा h। इस h की पावर m को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये दिखेगा h की पावर 1 - m, और अगेन मुझे साइन x अपॉन x टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1, ये फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा 1 अपॉन h, जहाँ पर मैं लूँगा m इज इक्वल्स टू 2, और m इज इक्वल्स टू 2 लेने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 1/h अपॉन 1/h दिखेगा। तो अगेन वैल्यू कितनी मिली, 1, तो दोनों ही बराबर आ गए, कब, जब m की वैल्यू थी 2। हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, जब भी m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ये फंक्शन क्या रहने वाला है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन रहने वाला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों बराबर आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो इस पे बेस्ड मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पिक करे हैं, आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन पिक कर सकते हो और उनको सॉल्व करिए। हर बार हमें यही फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसके बाद में फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी हमारे पास क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। तो पहले तो मैं चेन रूल बता देता हूँ। जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो पहली एक्सरसाइज हमारे पास मिलती है वो चेन रूल की ही है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा चेन रूल, और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम चेन रूल अप्लाई किया करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है। डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, dy/dx, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x बोला गया है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो किसका रहता है, कॉस थीटा का रहता है, या फिर कॉस एक्स का कह सकता हूँ, और इसी का हम d/dx कर रहे होते हैं, जो कि होता है माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो आपके पास है कॉस साइन एक्स, तो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि जैसा आपके पास फॉर्मूला है बिल्कुल उसी हिसाब से काम करिए। यानी कि इस साइन एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये है एक्स, ऐसा लिखना नहीं होता बट इसी तरीके से समझाया जाता है, मैक्सिमम टीचर इसी तरीके से समझाते हैं। तो कॉस साइन एक्स था बट मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये एक्स है, तो इसका मतलब कॉस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का साइन एक्स। अच्छा ठीक है, जिसको मैंने एक्स माना था बट वो एक्चुअल में तो एक्स था नहीं, तो मैं उसे दोबारा लिख दूंगा, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। और इसके बाद क्या करते थे, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद एक और स्टेप होता था जिसको आपने एक्स माना था, यानी कि साइन एक्स, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा d/dx ऑफ साइन एक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, चेन रूल लगा रहे होते हैं, एक के बाद एक हमें डिफरेंशिएट करने होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, और इस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो गया हमारे पास dy/dx।
dx। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी गलती मत करना, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों को साथ में कभी भी मत मिलाना। यहाँ पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, यानी कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाऊंगा, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन मैं पिक कर सकता हूँ। और यहाँ पर मिलती है वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन के केस में, और वहाँ पर बच्चा फंसता है। इस वजह से फंसता है क्योंकि उसने रिवीजन तो करा है बट प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस आपको करनी है, चाहे आर डी शर्मा लो या फिर एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, या फिर एग्जाम्पलर भी ले सकते हो। उसमें से जितने भी सॉल्व हो या फिर अनसॉल्व हो, जितने क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो उनको पिक करिए और सॉल्व करिए। और यही तरीका है एक अच्छी प्रैक्टिस करने का मैथ्स के लिए, तभी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब मैं दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा वाला थोड़ा सा टफ है इसके कंपैरिजन में, इस वजह से मैंने 2 लिए हैं। टफ का मतलब बार बार हमें चेन रूल का यूज़ करना है। अब देखो y है, इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो sec x होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ sec x अगर आपको करने को जो दिया जाता है तो उसका फॉर्मूला है sec x tan x। तो उसी तरीके से ये है sec x, यानी कि इस tan रूट x को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ठीक है। तो sec x का क्या हो जाएगा, sec x tan x हो जाएगा। और जो x है वो एक्चुअल में x तो है नहीं, यानी कि उसकी जो वैल्यू है रियल में उसी को हम दोबारा लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो 10 और tan रूट x। अब किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसको कि हमने एक तरीके से x माना हुआ है। कौन है, 10 अंडर रूट x। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 रूट x को, सही है। तो इसको फर्दर मैं लिख देता हूँ, ये है मेरे पास sec 10 रूट x इंटू 10 अंडर रूट x। अब देखो उसका डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ पर अगेन एक प्रॉब्लम है। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर है 10 अंडर रूट x, बट हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो हमने पढ़ा है सिर्फ 10x का, जो कि होता है sec स्क्वायर x। यानी कि वो जो 10 के साथ रूट x है ना एंगल में, उस रूट x को हमें अगेन थोड़ा सा क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, और उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो लिखते हैं, तो 10 रूट x क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x होता है, और उस x की वैल्यू क्या है, रूट x है, तो उसको हम फर्दर क्या लिख देंगे, रूट x। इसके बाद एक और चेन रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उस रूट x को हमने क्या ट्रीट करा है, एज अ x ट्रीट करा है, तो उसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो इनटू में लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, यानी कि आप कंप्लीट एक ही बारी में कंप्लीट ये स्टेप लिख पाते हो, तो और भी अच्छा है, आप उसी में इसको ख़त्म कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी बार बार। तो ये हो जाएगा sec, यहाँ पे है 10 रूट x इंटू 10 अंडर रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू, अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 का। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 करते हैं, जिसका कि फॉर्मूला क्या बनता है, n x की पावर n माइनस 1, जो कि बन जाएगा माइनस का x की पावर 1/2, यानी कि x की पावर माइनस 1/2 बन जाएगी। तो उस बात को हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x, यानी कि जो डिग्री है वो नीचे आ गई, तो मैंने उसको नीचे ही भेज दिया। तो कंप्लीट जो हमारे पास आंसर बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट आया। तो यही होता है चेन रूल, और इसी तरीके से हमें अप्लाई करना होता है जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं, कंबाइन में देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेन रूल पे क्वेश्चन बना के देगा, नहीं, उसमें आपका चेन रूल भी होगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन वाला टॉपिक भी होगा, सेकेंड ऑर्डर के भी होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। अभी मैं करवाने वाला हूँ, तो अभी फिलहाल इन दो को देखिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाता हूँ, जहाँ पर हम इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लेंगे। तो अगली एक्सरसाइज है हमारे पास जो कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड रहती है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें जो डिफरेंशिएशन है काफ़ी आसान है, बट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस पता होना चाहिए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पहले तो मैं एक्सप्लिसिट के बारे में बताता हूँ। एक्सप्लिट जैसे क्या होता है, स्प्लिट करना, तो वही यहाँ पर है। क्या, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन है और उसको आप कंप्लीटली y को x के रिस्पेक्ट में या फिर x को y के रिस्पेक्ट में लिख पा रहे हो, तो ऐसे सारी इक्वेशन हमारी एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाती है। इक्वेशन कह लो या फिर फंक्शन कह लो, क्योंकि फंक्शन का काम क्या है, एक साइड पे एक वेरिएबल रहेगा और बाकी सारे दूसरे साइड पे हो जाएंगे। जैसे कि 3y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 2x है,
कंप्लीटली y एक तरफ है और बाकी सारे जो भी हमारे पास x के वेरिएबल की फॉर्म में है वो सब एक साइड पे। तो ये क्या है, एक तरीके का फंक्शन ही है। इस y की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, fx इज इक्वल्स टू, फिर उस 3 को डिवीजन में भेज देंगे, तो वही सेम चीज़ें हैं। तो अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, और यहाँ पर dy/dx सिंपल है। आपको बोला गया कि इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो आप करोगे 3 dy/dx। अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो 0 होता है, अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है जैसे y के साथ है तो वो बाहर आ जाता है। सही है, तो 3 dy/dx इज इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x का करेंगे वो कितना होता है हमारे पास 1 होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इस 1 को मैं हटा रहा हूँ, तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन निकल कर आ गया जो कि ये है। तो सिंपल है। दूसरा वाला देखता हूँ, ये है मेरे पास एक एग्जांपल इम्प्लिसिट फंक्शन का। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि इस केस में आप कंप्लीटली y को x के रिस्पेक्ट में नहीं लिख पा रहे होगे या फिर x को y के रिस्पेक्ट में नहीं लिख पा रहे होगे, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हो। और इस चीज़ का कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करोगे, अगेन x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो ये हो जाएगा 2x, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस। अब देखो x और y है, दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल हैं और अलग अलग हैं, बट हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले तो मैं x को कर लेता हूँ। अगर मैंने x को करा तो उसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, और सिर्फ क्या बच जाएगा y, ठीक है, प्लस। अब मैं करूँगा y को और x रहेगा एज इट इज़ x। y को करेंगे, y क्या है, एक अलग वेरिएबल है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर हम लिखते हैं dy/dx प्लस। अब अगेन क्या है मेरे पास, y स्क्वायर है। यहाँ पर भी ध्यान देना क्या होता है, ये फंक्शन चल रहा है y का और हमारे पास डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 2y, बट इस y का दोबारा हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, एक तरीके से चेन रूल लगा रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमारा y का है और डिफरेंशिएट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वजह से इनटू में dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ 100 था जो कि अकेला है, तो इस वजह से उसे 0 करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर dy/dx वाले एक साथ और बाकी सारे एक साथ भेज देंगे, तो dy/dx में इन दो में से कॉमन ले रहा हूँ, ये रहेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये सब उधर जाएगा -2x -y, और यहाँ से मिल जाएगा हमें dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। सिंपल सी चीज़ है, वही हमें डिफरेंशिएट करना है और dy/dx वाले टर्म एक साथ लाने हैं, बाकी सारे एक साइड। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएट। अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज में दूसरे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, जैसे कि ये वाला हमसे बोला गया dy/dx फाइंड करो, y इज इक्वल टू दिस है और x की वैल्यू 1/2 से लेकर 1 के बीच में है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, ये जो पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, और हो सकता है इस पॉइंट की वजह से हमारे आधे मार्क्स कट जाएं बोर्ड में। तो इस पॉइंट का क्या मतलब रहता है और कैसे आपको इसका यूज़ करना होता है सॉल्व करते हुए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूलों का यूज़ होता है, इस वजह से मैंने बोला फॉर्मूले टाइप है। कैसे होता है, यहाँ अंदर जो भी पैटर्न बन रहा होता है वो एक फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको ये मालूम होगा कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, अगर आपको ये चीज़ याद है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ यूज़ हो रही है। और यहाँ पर हम लेते हैं इस तरीके से, हम लेंगे लेट cos थीटा इज इक्वल टू वाई, सॉरी y नहीं x, हम x की जगह पे पुट करने वाले हैं ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर देखो क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, जिसका कि फॉर्मूला हमें पता है ये रहा, और उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा, और ये है मेरे पास y इज इक्वल टू। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम cos इनवर्स से cos वेनिश कर देंगे, ठीक है, करना है, और उसके बाद जो भी आंसर मिलेगा हमको मिल जाएगा और वही हमारा सही आंसर भी होगा। बट स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है जहाँ पर cos इन्वर्स की हमारे पास रेंज पता होती है, वहाँ पे हमने रेंज सीखी हुई है cos इन्वर्स की, वो होती है 0 से लेकर पाई की। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको वेनिश करवा रहा हूँ और जो मुझे वैल्यू मिल रही है जो कि 3 थीटा रहेगी, तो मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो 3 थीटा मुझे मिलेगा वो इसी रेंज का हिस्सा है या नहीं है। अगर मैं चेक करूँगा और अगर ऐसा हो रहा होगा तभी हम इसे वेनिश करवाएंगे और उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस रहती है इस बात की।
चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, अगर स्किप करोगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कटें, बट अगर आप ऐसे ही इसको सॉल्व करते हुए ले चलते हो और जो भी आंसर आप निकालोगे वो सही आएगा, ठीक है, सही आता है, बट हम इसको इंक्लूड करवाते हैं। देखो करना क्या होता है, आप पैरेलल में इस चीज़ को चला सकते हो, या फिर आप ऐसा करिएगा, जब भी आप x इज टू कॉस थीटा लोगे, आप सबसे पहले ये चीज़ चलाना जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर जाना और वैल्यूज़ वगैरह पुट करना, कट कुट करके आप आंसर निकाल के लाना। तो देखो करना क्या है, आपके पास गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो 1/2 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, x यानी कि जो आप यहाँ पुट करने वाले हो, ठीक है। अब x को हमने क्या मान लिया, cos थीटा मान लिया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि cos थीटा हमारे पास 1 से छोटा और 1/2 से बड़ा, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो, cos थीटा की वैल्यू किस किस एंगल पे ऐसा देती है, यानी कि 1 से बड़ी और 1/2 से छोटी, इस तरीके का हमारे पास ये रहता है। 0 से लेकर, यानी कि 0 पे हमें 1 मिलता है, और 1/2 कब मिलता है हमें, 1/2 हमें 60 डिग्री पे मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा π/3, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मुझे cos थीटा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए, क्योंकि थीटा की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है। cos की तो वैल्यू पता चल गई 1/2 से 1 के बीच में, अब एंगल की बात करते हैं, एंगल π/3 से लेकर 0 के बीच में रहेगा, ठीक है। बट हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है 3 थीटा की, हम थीटा तक पहुँच चुके हैं, 3 थीटा चाहिए। क्या करो, इस पूरी इन इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ पाई, यहाँ मिल जाएगा 3 थीटा, वहाँ वाला हो जाएगा 0। अब देखो ये बात क्या कहता है, ये बात कहता है कि 3 थीटा पाई से लेकर 0 के बीच में रहेगा, जो कि कॉस इन्वर्स की रेंज भी होती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर इस चीज़ को वैनिश कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि कॉस इन्वर्स के बाद जो रेंज मिल रही है, यानी कि 3 थीटा मिल रहा है, वो इसकी रेंज में आ रहा है। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, और ये लगभग हर क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको इस तरीके का मेंशन रहेगा ना, वहाँ पर ये चीज़ फॉलो हो ही रही होगी, सही है। तो y इज टू कॉस इन्वर्स से वैनिश, ये 3 थीटा। अब थीटा की जगह पे देखो यहाँ से लिख सकते हो, थीटा इज टू कितना, कॉस इन्वर्स x, और मल्टीप्लीकेशन में है 3। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx इज टू 3 बाहर आएगा, कॉस इन्वर्स x का होता है हमारे पास माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको कि मैं लिख सकता हूँ -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन। तो काफ़ी सिंपल सा है। अगर आप ये चीज़ स्किप करते हो तो आपको इतने मार्क्स में हो सकता है कि कुछ ना कुछ कट हो जाए। तो आप इस चीज़ को भी नोट करिए और आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे और साथ में ऐसा कुछ दे रहा है तो आप तुरंत समझिए कि वहाँ पे आपको एंगल के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करनी है, जो कि ये रही। इसके बाद मैं बिल्कुल कुछ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे इस चीज़ को और एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे भी अगेन y इज टू दिस दिया है, dy/dx फाइंड करो कहता है, और साथ के साथ x के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है, यानी कि यहाँ पर अगेन एंगल के साथ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और साथ के साथ ये जो पोर्शन है, अगर आपको मालूम है कि tan 3 थीटा की वैल्यू ये होती है, यानी कि फॉर्मूला है अगेन, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे लिखना है आपको क्या, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और साथ के साथ मैं इस वाले पोर्शन को भी चलाता हूँ और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे। और x क्या है हमारे पास, -1/√3 से लेकर 1/√3 है, और x को अब हमने ले लिया है tan थीटा, तो मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ tan थीटा लेस देन 1/√3। अब एक सोचो, tan की वैल्यू कौन से एंगल पे, -1/√3 से लेकर 1/√3 के बीच में रहती है। 1/√3 हमें मिलता है 30 डिग्री पे, तो ये वाला जो माइनस का 1/√3 ये मिलेगा -30 डिग्री पे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि थीटा की जो वैल्यू है वो है -π/6 से लेकर π/6 के बीच में। अच्छा, हमें एंगल की कौन सी ज़रूरत रहेगी, हमें एंगल की रहने वाली 3 थीटा की। देखना कैसे, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये है मेरे पास tan इनवर्स। यहाँ पर जब मैं tan थीटा रखूँगा, जो भी बनेगा एक फॉर्मूला बनने वाला है, और वो फॉर्मूला क्या है, tan 3 थीटा है। तो tan 3 थीटा ये रहेगा मेरे पास, y इज इक्वल टू दिस हो गया। अब tan इनवर्स से tan मुझे वैनिश करवाना है, यानी कि मुझे देखना है कि ये जो 3 थीटा है ये tan इनवर्स की जो रेंज है, और रेंज क्या होती है हमारे पास, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है। इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं, तो इस वजह से मैंने बोला 3 थीटा चाहिए। तो थीटा पहुंच चुका है। 3 थीटा कैसे आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा हमारे पास π/2। तो देखो 3 थीटा क्या कह रहा है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आएगा, जो कि इसकी रेंज होती है। अब मैं इसको वैनिश करवाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 3 थीटा, और इसके बाद हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, जो कि मुझे यहाँ से मिलेगा थीटा की वैल्यू। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन।
तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक करवाता हूँ। तो अगली एक्सरसाइज में हमारे पास है लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। इन दोनों के डेरिवेटिव क्या होते हैं वो ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की ये काम आने वाली है, तो इस चीज़ को नोट कर लो। लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन करके ओपन होता है, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन एन लॉग एम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ काम लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमारे पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सिंपल उसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर समथिंग क्या होगा, वही ई की पावर समथिंग मिल जाता है। लॉगरिथमिक के केस में हमें थोड़ा सा हटकर काम करना होता है। और देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये दोनों का मिला जुला है, यानी कि एक्सपोनेंशियल भी है और लॉगरिथमिक भी है। मैं इसकी बात करता हूँ, cos x की पावर x, जब भी आपके पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, जैसे कि cos x एक फंक्शन है, उसके ऊपर x है, वो भी एक फंक्शन है, वहाँ पर हमेशा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। और जैसे कि यहाँ पे है e की पावर एक्स स्क्वायर cos x, ये एक फंक्शन नहीं है, e क्या होता है, एक नंबर होता है। तो e की पावर वाला अगर कहीं पे भी दिखे, वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करना है, उसका जो डेरिवेटिव होता है। तो उसको मैं अभी बताऊंगा, बट पहले मैं इसको ले लेता हूँ और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट u इज इक्वल्स टू cos x की पावर x ले लिया, सही है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लगाते हैं लॉग दोनों जगहों पे। तो यहाँ पे लगेगा लॉग u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगेगा लॉग cos x की पावर x। अच्छा, ये हो गया लॉग m की पावर n, जो कि बन जाता है n log m, बाई प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गया। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखाई दे, लॉगरिथमिक का यूज़ करो, जल्दी से हमारा आंसर आएगा। तो log u, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों को। तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन यू। अच्छा, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है log u, कोई दूसरा वेरिएबल है। तो 1 अपॉन यू वैसे ही रहेगा, और du बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू, इस वाले में लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये कंप्लीट एक साथ है। तो x पहले करता हूँ, वो 1 हो जाएगा, सिंपल log cos x बचेगा, प्लस x एज इट इज़ log cos x का करूँगा तो 1 अपॉन cos x मिलेगा, cos x का दोबारा करा जाएगा, माइनस का sin x मिलेगा। अब इस चीज़ को लिख लेता हूँ एक साथ। तो ये हो गया log cos x प्लस का नहीं, माइनस का, क्योंकि sin x अपॉन cos x, माइनस का मैं लिख लेता हूँ इसे tan x इंटू में x, और यहाँ पर से ये जो u है इसको मैं कंप्लीट उधर भेजूंगा, और u क्या है मेरे पास, cos x की पावर x। तो मैं इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, और ये हो गया मेरे पास du बाई डी एक्स। अब इस बात का हम यूज़ करेंगे अगले स्टेप में। अब देखो आधा हिस्सा तो हो गया, ये वाला बचा। अब इस कंप्लीट को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, e की पावर समथिंग है, और e की पावर x का हमेशा e की पावर x स्क्वायर cos x हो जाएगा, यानी कि जैसा e की पावर में है पहले तो वैसा ही लिख लो। अब क्या करा है, यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए x माना गया है, यानी कि यहाँ पर चेन रूल लगने वाला है। तो जिसको x माना था उसका दोबारा करेंगे, यानी x स्क्वायर cos x का दोबारा करा जाएगा, और वो अगेन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो दोबारा से वहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x स्क्वायर cos x, ये मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, तो पहले मैं x स्क्वायर को करता हूँ, जो कि हो जाएगा 2x, cos x एज इट इज़ रहेगा, प्लस cos x का करेंगे जो कि हो जाएगा माइनस का sin x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस sin x, और इनटू में जो x स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद एडिशन में क्या है, cos x की पावर x, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कैसे लिया है, इसको u मान के, और उसको डिफ्रेंशिएट करा तो क्या मिला, ये कंप्लीट। तो इसको यहाँ पर एज इट इज़ कंप्लीट लिख लो। तो ये हो गया log cos x माइनस x tan x, और मल्टीप्लिकेशन में cos x की पावर x। अब चाहे तो आप इनको ओपन कर सकते हो, जो जिसके साथ मैच होता है तो मैच करिए, अदरवाइज इतने में स्किप करके भी छोड़ सकते हो, और यही है इसका आंसर। और मेन जो यहाँ पे बात है समझने वाली वो है कि लॉगरिथमिक को कैसे सॉल्व करना होता है और एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसे नोट करो, और ये 2020 में आपसे पूछा गया है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो इसी पे बेस्ड रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, और ये भी हमारा 2017 में पूछा गया है, और यहाँ पर भी हम लॉगरिथमिक का यूज़ कर रहे होंगे। तो है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर b। तो पावर में क्या है, नीचे भी हमारे पास बेस में एक फंक्शन है, और पावर भी क्या है, फंक्शन है। तो यानी पक्की बात है, इन लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या हो रहा होगा, यूज़ हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, x की पावर y को u ले लिया, और y की पावर x को b ले लिया। a की पावर b को समथिंग क्यों नहीं माना, उसका रीज़न है क्या
कि दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी वगैरह कहीं भी आपको दिखे तो उन्हें बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट ट्रीट करिए। तो वो कांस्टेंट है और वैसे भी डिफ्रेंशिएट करके वो जीरो हो ही जाएगा कंप्लीटली, तो उसको नहीं लिया गया। अब देखो इनकी जगह पे अगर मैं u प्लस बी इज इक्वल टू ए की पावर बी लिखूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में तो लिखा जाएगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो हो गया जीरो, इसको मैंने मार्क कर दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि du बाई डी एक्स लाऊंगा कहाँ से, एक यहाँ से, और dv बाई डी एक्स लाऊंगा यहाँ से, और दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आखिरी में हमारा आंसर ये बनेगा। आपको बस समझना जो था वो ये कंप्लीट हिस्सा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। इस चीज़ को आप रिड्यूस कर सकते हो, इस कन्फ्यूजन को, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप के क्वेश्चन करते हो तो। इसके बाद जितना भी है वो जस्ट कैलकुलेशन है, जहाँ पे नॉर्मल सा हमारा डिफ्रेंशिएशन लगने वाला है। तो वही करते हैं। अब देखो u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई था, क्या करा होगा, लॉग लगाया होगा दोनों जगह पे। लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर y होगा, जिसको कि लिख दिया जाएगा y लॉग x, यानी कि log m की पावर n बन रहा है, उसकी पावर आगे आ गई। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 1/u, इसको लिखेंगे du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये है y, ये है log x, दोनों डिफरेंट फंक्शन है। तो एक बारी मैं करता हूँ कि log x को कर लेता हूँ पहले, तो y एज इट इज़ रहेगा, log x को करेंगे 1/x बनेगा, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, अब y को करेंगे log x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, log x एज इट इज़, और y को करा, y अलग फंक्शन है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या हुआ, du बाई डी एक्स, इस u को उधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और u क्या है हमारे पास, x की पावर y। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो यहीं पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो हमारे पास du बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। अब v इज इक्वल्स टू वाई की पावर x में सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, ये हो गया log v इज इक्वल्स टू log y की पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x log y। अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों जगह पे, तो ये हो जाएगा 1/b dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगेन प्रोडक्ट रूल, x का करते हैं 1 हो जाएगा log y एज इट इज़, प्लस x को अब की बार एज इट इज़ रहने देते हैं, log y का करते हैं। देखो log y का क्या होगा, 1/y, और फंक्शन दूसरा चल रहा है तो इस y को हमें लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, यानी कि दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इस v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे इस पूरे के साथ। तो अगला जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, और v की वैल्यू क्या है, y की पावर x, तो वही यहाँ पे लिखा और कंप्लीट ये हमारा मिल गया dv बाई डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू उठा के मैंने पहली इक्वेशन में रखी, जो कि यहाँ पे है। आपको मैंने यहाँ पे जो रखा हुआ है वो मल्टीप्लाई करके रखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अच्छा मल्टीप्लाई करवाए, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर y माइनस 1 लिखा जाएगा। तो वही चीज़ें मैंने एक्सपेंड कर दिया है सबको। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जस्ट अलजेब्रा है, dy बाई डी एक्स वाले एक साथ ले लो, जो कि ये है और ये वाला है, उसमें से कॉमन निकालो, बाकी दो को उधर भेज दो और इस वाले को डिवीजन में भेज देना। तो आपके पास dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वो ये मिलेगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। तो वो सिंपल सी अलजेब्रा है और समझने लायक आपके पास जो भी था वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बार बार हमारी प्रॉपर्टीज़ का काम होने वाला है और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक करवाता हूँ। तो इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, दो टॉपिक है हमारे पास, जो कि होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दोनों बेहद आसान है और कंबाइन में, यानी कि इन दोनों टॉपिक से कंबाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये 2020 में पूछा गया है, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, पैरामेट्रिक का भी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काफ़ी आसान होता है, उसका सिंबल ये रहता है, इसको रीड करते हैं d2y अपॉन dx2, या फिर अगर आप f"x कहीं पे लिख रहे हैं, इस बात का भी ये मतलब होता है कि दो बार उसको डिफ्रेंशिएट करा है, एक बार डिफ्रेंशिएट करा फिर उसी को दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करा, तो वो तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का बस इतना सा मतलब है कि आपके पास दो वेरिएबल जो अभी तक मिल रहे थे, जैसे कि x और y, वो किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखे होंगे, जैसे कि x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2at, और a को कंसिडर करना एज अ कांस्टेंट। तो दूसरा जो वेरिएबल है, यानी कि तीसरा जो वेरिएबल है वो है यहाँ पे t। तो ये हो गई एक पैरामेट्रिक फॉर्म, और इस पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पर देना है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि है d2y अपॉन dx2। तो कैसे करा जाता है, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो भी हमें गिवन है, x है y है, जिस भी वेरिएबल के साथ गिवन है उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन निकालना शुरू करो, जो कि है dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2at। देखो मैं यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, t की पावर 2 का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट जब करेंगे तो लिखेंगे 2
टी की पावर 2 माइनस 1, जैसे कि हमारे पास x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है n x की पावर n माइनस 1। तो सिंपल सी चीज़ है, आप समझ चुके होंगे, तो मैंने वही लिखा 2at। इसके बाद करो dy बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी करने जाओगे तो t का करोगे, सिर्फ t का करोगे वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जैसे कि x का करते हैं तो 1 हो जाता है, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2a। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो इसको इससे। तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वस टू, ये होगा 2a अपॉन 2at। इस डी टी से कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहाँ पे दिखाई देगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू, इस 2a से ये कैंसिल 1 अपॉन टी। अब देखो हमें क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू करना है। हम पहुँचे हैं डी वाई बाई डी एक्स पे। इसको मैं अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसको मैं ऐसा ही लिखूँगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो ये है टी की पावर माइनस 1। अब टी की पावर माइनस 1 का वैसे ही होगा जैसे x की पावर n का होता है, यानी कि n x की पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन अगर लिखूँ, ये है मेरे पास t की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 t की पावर माइनस 1 लिखा जाएगा, यानी कि n x की पावर n माइनस 1। अच्छा, इनटू मैंने डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करा, इसे दोबारा x के रिस्पेक्ट में किया, बट ये जो फंक्शन है 1 अपॉन टी, ये किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसमें मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया, अब मुझे इसे दोबारा क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे अभी तक y के लिए कर रहे थे। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वस टू, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने पावर को नीचे भेज दिया। अब देखो डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ आपको दिख रहा है डी एक्स अपॉन डी टी, इसका रेसिप्रोकल ले लो और उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2a टी, जिसको कि लिखा जाएगा माइनस 1 अपॉन 2a टी क्यूब, और ये आ गया हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। यही हमें इसमें करना होता है। तो हर क्वेश्चन में लगभग जो भी क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे इसी तरीके से हमें अप्रोच बनानी होती है, और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, पहले ही बता दो, क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पकड़ोगे, वहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन करोगे, तो नए नए जब क्वेश्चन आप करने जाते हो तो वहाँ पे फंसते हैं, और वो तभी कम होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, तो देखिए, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड रहे। तो अगला और आखिरी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये 2016 में आया हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ट्रिकी रहते हैं थोड़े से, बट मैं बताता हूँ इसको कैसे अप्रोच आपको लगानी है और कैसे इसे सॉल्व करना है। तो देखो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x है। अब जैसे ही आपको दिखा फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तुरंत क्या करो, लॉग लगा दो। तो मैंने लगा दिया लॉग दोनों जगह पे, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x, ये बन जाएगा x लॉग x, ये प्रॉपर्टी हमें याद है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो log y का होगा 1 अपॉन वाई। अच्छा, फंक्शन किसका चल रहा है, y का, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। तो अगेन y को हमें करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, सिंपल log x बचेगा, प्लस log x का करेंगे वो होगा 1 अपॉन एक्स, और x एज इट इज़ रहेगा, कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा 1 प्लस log x। तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू इतना मिला। इस y को मैं क्या करता हूँ, उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया, y प्लस वाई लॉग x मिल गया। चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को लेकर आना है। आप यहाँ पे दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, या तो ऐसा करो कि डबल डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, यहाँ से डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पुट करो। एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हो, यहाँ पुट करो, y अपॉन एक्स है, सब कुछ को सॉल्व करो, सॉल्व करके आप 0 लेके आओ। एक तो ये तरीका थोड़ा सा लंबा रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जब एक बार डिफ्रेंशिएट करके ऐसा कुछ दिखाई देता है, इसको पहले तो मैं 1 मार्क कर देता हूँ, फिर इसी के बाद प्रोसीड करते हुए और इसी को डिफ्रेंशिएट दोबारा करते हुए हम क्या कोशिश करते हैं कि ये हमें मिल जाए, जो कि थोड़ा सा आसान रहता है दूसरे वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है और 3 घंटे हमारे पास रहते हैं और टाइम मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स मैं इसी तरीके से करूँगा, जो कि क्या होता है, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होता है और हम लेकर आएंगे ये वैल्यू। कैसे करना है, क्या मैं अप्रोच लगा रहा हूँ वही आप हर क्वेश्चन में लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। भले ही एक बारी में ना बने, बट दूसरी या तीसरी बारी में आप देखोगे कि अच्छे से हो रहे हैं। तो करना क्या है, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दूसरी बार, सिंपल है। डी वाई बाई डी एक्स को डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखा जाएगा, ठीक है। इस y को करूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल।
तो पहले मैं log x का करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा मुझे dy/dx, और log x अब की बार क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। सही है। अब देखो मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। d2y/dx2 था, ठीक है, इतना मिल गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे माइनस का y/x है, तो y/x मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैं इधर भेजकर कुछ ना कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, d2y/dx2 माइनस का y/x इज इक्वल्स टू dy/dx प्लस dy/dx log x। अब देखो आपको जो प्रूफ करना था ना, उसके दो चीज़ें तो हमें मिल गई हैं। ये रहा आखिरी की जो चीज़ है, ये मुझे लेकर आनी है यहाँ से, यानी कि इसी में हमें कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करनी है, जो कि हमें ये ला कर देगा और कंप्लीट हमारे पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी, जो भी ये प्रूव करने को मांग रहा है। तो देखिए कितना आसान काम हो गया। आप इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ उठाकर यहाँ पे पुट करते, फिर सॉल्व करते, और वो होता या नहीं होता, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कैलकुलेशन पे, और कैलकुलेशन एक जगह पे अगर गलत हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस के रह जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। अब देखो अब क्या करता हूँ, मैं इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, d2y/dx2 माइनस का y/x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है dy/dx मुझे दो जगह पे दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, एक जगह पे कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया dy/dx, ये हो गया 1 प्लस log x। अब देखो जब हमने यहाँ पे सॉल्व करा था ना ये वाला पोर्शन, इसमें से अगर मैं y बाहर लेता हूँ या फिर मैं इस वाले में चले जाता हूँ, ये पहला स्टेप। 1 प्लस log x बराबर आ रहा था 1/y dy/dx के, यहाँ पर है 1 प्लस log x की ज़रूरत, जो कि मैं यहाँ से फुलफिल करवा के वहाँ लिख सकता हूँ। और उसके लिखने से देखो क्या होगा, d2y/dx2 माइनस y/x इज इक्वल्स टू dy/dx, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/y dy/dx। तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ हमें मिलने जा रही है जो वो हमसे मांग रहा था। तो ये हो जाएगा d2y/dx2, इस पूरी पोर्शन को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। अब देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, dy/dx दो बार है, तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/y dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का y/x इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी ना 1 प्लस log x को मैं ये लिख देता हूँ, ये आती हैं ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्व तभी कर पाओगे जब आप कर रहे होगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, तभी आप यहीं से इन चीज़ों को ढूंढ कर इसी में सब्सटीट्यूट करके इस इक्वेशन को जनरेट करवा सकते हो। तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना होता है। और ये आपका मिला था 4 मार्क्स में, तो ऐसा नहीं कि इस बार हमें ये 5 मार्क्स में मिलेगा, ऐसा नहीं आ सकता। मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरीके का रहेगा। 4 मार्क्स का तो वैसे भी हमारे पास इस बार नहीं आने वाला, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं अगली वीडियो में मिलूँगा जहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को देखो, और जितना भी कुछ मैंने रिवाइज करवाया है उसे रिवाइज करिए, क्वेश्चन में अप्लाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।